स्वागत है दोस्तों। तो एमपी पटवारी प्रीवियस ईयर पेपर में आज जो पेपर है वह है 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1। तो जो हिंदी के 20 क्वेश्चन है वह हम देखेंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह वर्णों के सार्थक से बनने वाली सार्थक इकाई कहलाती है। वर्णों के सार्थक से बनने वाली सार्थक इकाई कहलाती है। ऑप्शन में है विचार, शब्द, मेल या वर्ण। तो इसका आंसर है शब्द। जो वर्णों से मिलकर जो बनते हैं वह शब्द बनते हैं। शब्द जो बनते हैं वह वर्णों और मात्राओं से मिलकर बनते हैं। वर्णों और मात्राओं से मिलकर जो है वह शब्द बनते हैं। और यदि शब्दों के विभाजन की बात करें तो शब्दों के विभाजन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या शब्दों का वर्गीकरण करें तो यह कितने प्रकार से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम का अर्थ है। तत्सम शब्द का अर्थ बताना है इसमें कि तत्सम का क्या अर्थ है। ऑप्शन में है उसके समान, उसके विपरीत, उसके आधार पर या उसके मूल शब्द। तो इसका आंसर है उसके मूल शब्द। तो तत्सम है वह है शब्द का जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें इतिहास के आधार पर जो हम शब्दों को बांटते हैं, इतिहास के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है उसके अंतर्गत आते हैं हमारे तत्सम शब्द। और तत्सम का अर्थ होता है तत् धन सम। तत् धन सम, तत् धन सम यानी उसके समान। तत्सम शब्द होते हैं उसके समान, या संस्कृत से जो शब्द लिए जाते हैं वह तत्सम शब्द होते हैं। तो जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं वह होते हैं तत्सम शब्द, या जो संस्कृत से लिए जाते हैं संस्कृत भाषा से वह तत्सम शब्द होते हैं। तो जो शब्द का जो वर्गीकरण किया जाता है इतिहास के आधार पर शब्दों को 5 प्रकार से बांटा जाता है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। नेक्स्ट है, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं वे शब्द हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं और हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं वे शब्द होते हैं विदेशी शब्द। अगला है अपयश का अर्थ है। अपयश का क्या अर्थ है। अपयश, अपयश का क्या अर्थ है। यश, सुयश, बदनामी या घमंड। तो जो अपयश होता है वह होता है बदनामी। अपयश का अर्थ होता है बदनामी। नेक्स्ट है, दो पर्याय, दो विपरीतार्थक या दो सार्थक निरर्थक शब्दों का मेल कहलाता है। दो पर्याय, दो विपरीतार्थक यानी जिनके अर्थ विपरीत हों, और दो सार्थक निरर्थक शब्दों का मेल। तो इसका आंसर है शब्द युग्म। दो सार्थक या निरर्थक शब्दों का जो मेल होता है वह शब्द युग्म कहलाता है। इसकी चलिए पूरी डिटेल देखते हैं। तो शब्द युग्म ऐसे दो शब्द होते हैं जिनके अर्थ अलग अलग हों, जिनका उच्चारण समान हो, बोलने में एक समान हो, लेकिन अर्थ अलग अलग हों, तो वह शब्द युग्म कहलाता है। नेक्स्ट है, और इसमें यदि देखें पुनरुक्त, तो पुनरुक्त शब्द वे होते हैं जिन शब्दों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है। जैसे रुक रुक या जाना, आना जाना, एक ही शब्द जिनकी दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो। जैसे उदाहरण देखें यदि इसका, तो रुक डैश रुक। तो ये हैं आपके पुनरुक्त शब्द। नेक्स्ट, विष्णु का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। विष्णु का पर्यायवाची बताना है आत्म, भू, पशुपति, बैरागी, चक्रपाणी। तो देखिए इसमें एक शब्द जो क्वेश्चन आता है आपका पर्यायवाची से पक्का आता है और सरल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विष्णु का पर्यायवाची बताना है आत्म, भू, पशुपति, बैरागी या चक्रपाणी। तो विष्णु का जो पर्यायवाची है वह है चक्रपाणी। और भी जो होते हैं वह देखें तो पीताम्बर, पीताम्बर, नारायण, पीताम्बर, नारायण और चक्रपाणी, ये इसके कुछ और जो हैं वह पर्यायवाची शब्द होते हैं विष्णु के। नेक्स्ट है, कभी ना मरने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। कभी ना मरने वाला को हम कहते हैं अमर। कभी ना मरने वाला अमर। नेक्स्ट है, सदैव का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। सदैव, ऑप्शन में दिए हैं सदेधन एव, सदीधन एव, साधधन एव, सदाधन एव।
तो सदैव का संधि विच्छेद इनमें से होगा सदा धन एब, सदा धन एब, सदैव। देखिए वृद्धि संधि वहाँ होती है जब आ या आ या आपका जो स्वर है आ या आ, उसके साथ कोई स्वर में ए या ए जुड़े, ए या ए जुड़े, और जुड़ने के बाद यह संधि में इसमें जुड़ने के बाद एब हो जाए, तो ये कहलाती है आपकी वृद्धि संधि। जब आ और ए जुड़कर ऐ हो जाते हैं, या आ बड़ा आ या बड़ी ए जुड़कर ऐ हो जाते हैं, वहाँ होती है वृद्धि संधि। तो जैसे सदैव, शदा धन एब, सदैव, आ और ए जुड़कर क्या हुए, आपकी बड़ी मात्रा ऐ हुई, तो इसमें हुई वृद्धि संधि। नेक्स्ट है स्वरूप का विलोम शब्द है। और उदाहरण देखें तो इसका एक उदाहरण होता है एक एक, एक एक, एक एक, लोकैक। इसके और उदाहरण वृद्धि संधि के होते हैं। नेक्स्ट है स्वरूप का विलोम बताइए। ये आपका हुआ। नेक्स्ट है स्वरूप का विलोम शब्द है। स्वरूप शब्द है, इसका विलोम बताना है। ऑप्शन में है कुरूप, स्वरूप, रूप, बैरूप। तो स्वरूप का जो विलोम है वह है, स्वरूप का विलोम है कुरूप। स्वरूप यानी जो देखने में अच्छा हो, अच्छा रूप, और उसका विलोम हो जाएगा कुरूप। नेक्स्ट, इसमें एक्स्ट्रा जानकारी और ऐसा कुछ नहीं है, एक विलोम आता है आपका। फिर है दो उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द में आगे लगते हैं। तो दो उपसर्ग के से बना शब्द कौन सा है? दूध, दूध नहीं है क्योंकि इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है। दूसरा है दुकाल, डूब, डूब नहीं है, दू नहीं है इसमें, डूब, इसमें भी डू नहीं है, तो इसका आंसर होगा दुकाल। दुकाल में जो है दू आगे लगा हुआ है। वे उपसर्ग में वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, तो इसका आंसर हुआ दुकाल। दूध नहीं है, डूब नहीं है, डूबना नहीं है, दुकाल इसका आंसर है। नेक्स्ट है शिव पार्वती शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? शिव पार्वती, शिव और पार्वती, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो होगा शिव और पार्वती, इसमें है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास शिव और पार्वती में द्वंद्व समास देखें इसका डिटेल। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में प्रथम पद और उत्तर पद जो होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, तो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। ये हुआ आपका द्वंद्व समास। और इसमें जो शब्द होता है शिव और पार्वती की हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा आएगा शिव और पार्वती, शिव और शब्द इसमें आता है शिव और पार्वती, शिव और पार्वती। तो ये हुआ हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या रहेगा? दोनों पद प्रधान रहेंगे, और जो संधि जो हम तोड़ेंगे उसमें और आएगा बीच में, जैसे कृष्ण, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। यदि बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि को विच्छेद करने पर हमें किसी तीसरे का अर्थ निकलता है उसमें। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर को धारण करने वाला। कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट है पगड़ी रखना, मुहावरे का अर्थ है। तो पगड़ी रखना ऑप्शन में है पगड़ी कहीं पर रखना, पैर पकड़ना, इज्जत बचाना, या बहुत खुश होना। तो पगड़ी रखना मतलब इज्जत बचाना। नेक्स्ट, बानर का शुद्ध रूप है, इसमें शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध रूप यानी आपको जो शब्द है वह अशुद्धि दी गई है, उसमें शुद्ध रूप तो बताना है। तो बानर जो होगा वह होगा बा न बानर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। देखिए इसमें हमें बताना है इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? हास्य रस है, अद्भुत रस है, रौद्र रस है, या शांत रस है? तो देख यशोदा शिशु के मुख में, हास्य रस तो नहीं है इसमें। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, तो हमें कविता को पढ़कर क्रोध भी नहीं आ रहा है। शांत रस है तो इस कविता को पढ़कर शांत रस की भी हमें अनुभूति नहीं हो रही है। देख यशोदा शिशु के मुख में, जब यशोदा माँ शिशु के मुख में देखती हैं,
सकल विश्व की माया, वह श्री कृष्ण के मुख में जब देखती हैं तो उन्हें समस्त संसार की माया उसमें दिखाई देती है। भगवान के मुख में क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर को वह अचेत हो जाती हैं। उन्हें देखकर वह उन्हें एकदम से वह तत्काल अचेत रह जाती हैं। हिल ना सकी कोमल काया, तो उनकी काया है, शरीर जो है वह वहीं स्थिर रह जाता है, किसी प्रकार की उसमें चेतनता नहीं रहती। तो इसमें जो है वह अद्भुत रस है। अद्भुत रस अर्थात उसे उन्हें श्री कृष्ण को मुख को देखकर आश्चर्य होता है। श्री कृष्ण के मुख को देखकर आश्चर्य होता है। हमें इसका स्थायी भाव दे उत्प्रेक्षा 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 उत्प्रेक्षा, जहाँ 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 उपमेय को अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, यहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत के माध्यम से उसे प्रस्तुत बताया जाए। के न होने पर उपमेय को ही उपमान मानकर लिया, अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस अलंकार में मनु जहु नो मन, जहाँ जो वस्तु अप्रस्तुत हो को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रशा, सीता का मुख चंद्रशा, यहाँ चंद्रमा जहाँ प्रस्तुत नहीं है, लेकिन इसको अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, यानी सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, चंद्रमा को प्रस्तुत मान लिया जा रहा है सीता के मुख जैसा, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। और इस सीता का मुख चंद्रसा, और इसमें जो है शब्द जो आते हैं मैं, मनु जनु मानो, मानो सा सा, मानो शान, मनु जनु जनहु, मानो जानो, मानो निश्चय आदि शब्द आते हैं।
उसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, जो उपस्थित नहीं है और उसे उपस्थित मान लिया जाए, वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हमें यहाँ जो दिया रहेगा, जो हमें दो लाइन दिए रहेंगे, उन्हें पढ़कर उनका अर्थ निकाल कर देखना है कि उसमें कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट है उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। भौतिक, भौतिक का विलोम बताना है। अभौतिक, सांसारिक, पारिवारिक या आध्यात्मिक, तो इसका विलोम होगा आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य बताना है। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। कई दर्शनीय स्थल कश्मीर में देखने योग्य हैं, तो ये इसका नहीं होगा। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तीसरा है देखने योग्य हैं कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल, तो ये भी इसका नहीं होगा। दूसरा भी जो है वह नहीं होगा कि कई दर्शनीय स्थल कश्मीर में देखने योग्य हैं। तो चौथा जो है कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नीचे लिखे शब्दों में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन में दिए हैं नगरवासी, इसमें नगरवासी, दोपहर, राधा कृष्ण या दाल भात। तो इसे हमें समझना है। देखिए कैसे आया, इसका आंसर देखते हैं कि नीचे लिखे शब्दों में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जो है वह कौन सा होगा? नगरवासी, दोपहर, राधा कृष्ण या दाल भात। तो देखें यहाँ पर दोपहर जो है वह पहला पद जो है वह संख्यावाचक है, दो, पहला पद संख्यावाचक है, तो ये तत्पुरुष समास नहीं होगा। राधा कृष्ण द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, तो यह भी नहीं होगा। नगरवासी, नगरवासी इसका आंसर सही होगा। कैसे? क्योंकि तत्पुरुष समास में जो है वह उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद जो है वह प्रधान होता है। तो नगरवासी अर्थात नगर में रहने वाला, इसमें दूसरा पद जो है प्रधान है, तो इसका आंसर हुआ तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, भिन्नार्थक समोच्चारित शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले, सम उच्चारित समान उच्चारण वाले शब्दों की भिन्न, जिनके अर्थ भिन्न हो और सम उच्चारण यानी उच्चारण समान हो, अर्थ भिन्न और उच्चारण समान शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। दिन दीन, उत्तर उतर या शांत श्रांत। दिन दीन अर्थ भिन्न हो, उच्चारण समान हो, दिन दीन, उत्तर उतर सही जोड़ी नहीं है। शांत श्रांत, देखो, और स्त्री पुरुष, तो इसका आंसर है स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष क्या है? सही, उनका उच्चारण समान नहीं है, अर्थ भी भिन्न भिन्न है, लेकिन इनका उच्चारण समान नहीं है। दिन और दीन एक सा उच्चारण है, उत्तर उत्तर एक सा उच्चारण है, शांत और श्रांत जो है एक समान उच्चारण है, तो इसका आंसर हुआ स्त्री और पुरुष जो है समुच्चारित शब्द नहीं है। नेक्स्ट, और जो आखिरी क्वेश्चन है वह है त्रिलोक जो है शब्द में किस समास का उदाहरण है? त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोक यानी पहला पद संख्यावाचक, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास अभी देखा था हमने, बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे का अर्थ निकलता है दिए गए शब्द में। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, तो द्विगु समास जो हुआ वह त्रिलोक में आ जाएगा हमारा द्विगु समास, जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक है। त्रिलोक प्रथम पद संख्यावाचक है। या एक और होता हमारा नवरत्न, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। पहला पद यहाँ संख्या बता रहा है, तो वहाँ हो जाएगा हमारा द्विगु समास। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो हमारे 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर पेपर की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम नेक्स्ट लेके आएंगे 14 दिसंबर का पेपर। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।